University School. How are you all doing? I hope you are all doing well. Today myself Khushbu Gupta and I am again welcoming you to the lecture of OCM, and today we are going to learn about the last topic of the Principles of Management chapter, that is Techniques of the Scientific Management. And the last topic is Techniques of the Scientific Management. इससे समझ में आता है कि हमारी टेक्निक्स क्या क्या है बिजनेस में जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट वो हमसे होगा. ओके, तो क्या क्या टेक्निक्स है हम वो सीखेंगे. तो फर्स्ट टेक्निक यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दैट इज द वर्क स्टडी. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बिजनेस में फर्म में जो भी काम होता है उसके हम उस वर्क की स्टडी करेंगे. ओके, तो क्या है, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू बी अवेलेबल वर्कफोर्स, जो हम वर्कफोर्स को जो भी अवेलेबल वर्कफोर्स है हमारे पास, जो भी वर्कफोर्स है, जो भी मैन पावर है, जो भी इम्प्लॉइज है, जो फिर ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको हम वर्क असाइन करने के पहले, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू देम, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट ने क्या करनी चाहिए, सबसे पहले वर्क की स्टडी करनी चाहिए. ओके, तो वर्क स्टडी क्या होता है? वर्क स्टडी मीन्स कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एंड द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज. तो वर्क स्टडी में बहुत सारी एक्टिविटीज आती है जिसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, सिस्टमेटिक एंड द क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे, मीन्स डिटेल में उनको देखेंगे, चेक करेंगे, वेरियस एक्टिविटीज को हम चेक करेंगे, और या फिर फंक्शंस को. ओके, सो वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स सच एज टाइम स्टडी. वर्क की हम स्टडी किस तरीके से करेंगे? 4 मेथड से करेंगे, जो कि आपको इधर दिखाई दे रहा है. ओके, टाइम की स्टडी करके करेंगे वर्क स्टडी, मेथड की स्टडी करेंगे, जो भी मेथड और हम अडॉप्ट कर रहे हैं. ओके, मोशन स्टडी करेंगे, और फैटिक स्टडी. ये होता क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. सबसे पहले वर्क स्टडी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं दोबारा. बिफोर असाइनिंग द वर्क असाइन करने के पहले, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू बी अवेलेबल वर्कफोर्स, जो भी अवेलेबल वर्कफोर्स है हमारे पास, उनको वर्क असाइन करने के पहले द प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या करेगा, सबसे पहले वर्क की स्टडी करेगा. ओके, तो वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड. वर्क स्टडी में हम क्या क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, फंक्शंस करते हैं बहुत सारे, उनका क्या करेंगे, हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे. वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एंड द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज. ओके, या फिर फंक्शंस को हम क्या करेंगे, असेस करेंगे. वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स. वर्क स्टडी बहुत सारे टेक्निक्स पर बेसिस है. अगर हम वर्क की स्टडी करें तो हमें बहुत सारे टेक्निक्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जो कि टेक्निक्स आपको नीचे दी गई. ठीक है, सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड द फैटिक स्टडी. ये 4 वो टेक्निक्स है जिससे हम वर्क की स्टडी कर पाएंगे. ओके, तो लेट अस बिगिन विद द टाइम स्टडी. टाइम स्टडी क्या होता है? इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉई टू कंप्लीट अ गिवन टास्क. मीन्स हम यहाँ पर क्या, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक एम्प्लॉई को काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है. तो इससे समझ में आता है टाइम स्टडी में एक काम को करने के लिए एक एम्प्लॉय को कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे. इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क. उसको जो भी काम दिया गया है उसको वो कितनी देर में वो कर पा रहा है. तो इससे क्या हो जाएगा, टाइम की स्टडी हो जाएगी कि मीन्स कितना टाइम लगता है एक काम को करने के लिए. राइट, विद द हेल्प ऑफ द टाइम स्टडी की हेल्प से द प्रीसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द वर्क इज डिटरमाइंड. मीन्स अगर हम ये देखेंगे कि एक एम्प्लॉय को कितना टाइम काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो हम ये समझ में आएगा कि उस काम को, उस चीज को करने के लिए मैक्सिमम या मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मतलब उसका रिक्वायर्ड टाइम समझ में आ जाएगा. राइट, it is the technique used for fixing the standard time required to do a particular task under the given condition. तो हम मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम ये पता कर लेंगे कि कोई भी काम को करने के लिए एक एम्प्लॉय को कितना टाइम लग रहा है, या फिर एक एम्प्लॉय मतलब वो काम कितने टाइम में हो सकता है, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसका स्टैंडर्ड टाइम पता चल जाएगा कि वो काम कितने स्टैंडर्ड टाइम के अंदर होना चाहिए. अगर कोई उससे जल्दी काम कर देता है तो उसको हम रिवॉर्ड देंगे, और अगर कोई वो बहुत ज्यादा देर में लगा के करता है, स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो मीन्स हम समझ लेंगे कि वो क्या है, वो इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, द एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. राइट, तो हमें ये समझ में आता है इससे. विद द हेल्प ऑफ द टाइम स्टडी की मदद से द प्रीसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द वर्क इज डिटरमाइंड. हम क्या पता कर पाएंगे कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो पता कर पाएंगे. ठीक है, और क्या हो जाएगा फिर, इट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू द पर्टिकुलर टास्क अंडर द गिवन कंडीशन. तो एक गिवन कंडीशन के अंदर हम ये पता कर पाएंगे स्टैंडर्ड टाइम कितना है, किसी एक पर्टिकुलर को काम करने के लिए एक कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए. ओके, इट इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर एंड टू कंट्रोल द टास्क ऑफ द वर्क. मीन्स कॉस्ट ऑफ द वर्क हम क्या कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ द वर्क एक्चुअली
मीन्स क्या है कि अगर कोई इसे इफिशिएंसी समझ में आ गया किसी एम्प्लॉय की, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में भी कर देता है, स्टैंडर्ड टाइम से भी कम टाइम है, तो फिर उसे हम बोलेंगे वो वर्कर कौन हुआ, इफिशिएंट हुआ, उसने बहुत ही ज्यादा कम टाइम में किया, वेस्टेज ऑफ टाइम कम हुआ, है ना। एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द वर्क, और फिर जो कॉस्ट ऑफ वर्क है वो भी कम हो जाएगा। मीन्स इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो हम एफिशिएंट कर पाएंगे कि एक तो टाइम पता कर पाएंगे किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसका स्टैंडर्ड टाइम सेट कर पाएंगे, और कोई एम्प्लॉय अगर उससे कम टाइम में काम कर देता है तो वो क्या है, बहुत एफिशिएंट है, और इससे वो कॉस्ट जो उस काम को करने में लग रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो पाएगा। ओके, तो क्या इट इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द वर्क। ओके, सो दिस इज व्हाट द टाइम स्टडी। इस टाइम स्टडी से हम क्या कर सकते हैं, वर्क की स्टडी कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है जिससे हम वर्क स्टडी करते हैं। ओके, हमें क्या पता चल जाएगा, टाइम। किसी भी काम को करने के लिए टाइम तो लगता है ना। अभी दूसरा टेक्निक है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मीन्स हम बहुत सारे तरीके रहते हैं जिससे काम करते हैं, तो कौन सा वे ज्यादा बेटर है वो हम इस मेथड में, इस टेक्निक में देखेंगे। देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। अलग अलग मेथड्स रहते हैं, किसी भी अलग अलग तरीके रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अगर हमें क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी रखनी है और कॉस्ट कम रखना है, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस काम को करने के लिए हमें सही तरीका पता होना चाहिए। अगर किसी भी चीज को वेस्टेज कम होना चाहिए और क्वालिटी आउटपुट ज्यादा होना चाहिए तो हमें एक पर्टिकुलर तरीका पता होना चाहिए, राइट। बट चैलेंजिंग टास्क फॉर द मैनेजर, ये क्या है, चैलेंजिंग टास्क है। एक पर्टिकुलर काम तरीका पता करना ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है किसी भी मैनेजर के सामने। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे क्या होता है, अगर हम एक पर्टिकुलर तरीका पता कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम का वेस्टेज कम होगा, राइट, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम होगा, एंड इन इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एज पर द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली हम क्या कर पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे, और अपनी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, वेस्टेज कम से कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, राइट। मतलब इसमें क्या करना है, हमें ये टेक्निक ऐसी है जिसमें हम एक पर्टिकुलर वे फाइंड आउट करेंगे इन विच वी कैन डू द वर्क। ओके, तो क्या है, देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। एक भी काम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, राइट। फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्वालिटी मेंटेन रहे और खर्चा कम से कम लगे। आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड्स ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या मेथड अडॉप्ट करना है, पता करना है कि जो सबसे सही है काम करने के लिए। और ये इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन ये चैलेंजिंग टास्क है मैनेजर के सामने। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर तरीका पता चलता है, मेथड पता चलता है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ द टाइम, रॉ मटेरियल एंड इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एज पर द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रखे हैं उसके बेसिस पर हम क्या कर पाएंगे, अपने सारी रिसोर्सेज की यूटिलिटी ले पाएंगे, उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द सेकेंड टेक्निक वी हैव स्टडीड, मेथड स्टडी। देन आफ्टर थर्ड टेक्निक फॉर द वर्क स्टडी इज द मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स हम बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं। कभी कभी किसी काम को करने के लिए हाथों का ज्यादा यूज करते हैं, किसी काम करने के लिए लेग्स का यूज होता है, मीन्स अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो मीन्स ऐसे हमें दिखना है कि हमें काम करने के लिए कौन से मोशन की ज्यादा जरूरत है, और जो मोशन की जरूरत नहीं है तो वो हमें वो एनर्जी लगानी नहीं है। ओके, तो क्या है, द स्टडी ऑफ द रिक्वायर्ड मोशंस मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन्स विल कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी भी चीज की मोशन स्टडी करते हैं तो वो एक मशीन की भी क्या कौन सी मूवमेंट लग रही है और ह्यूमन बीइंग की भी कौन सी मूवमेंट लग रही है, मीन्स उसको कौन सा बॉडी पार्ट ज्यादा काम में आ रहा है, तो वो हम स्टडी करेंगे इसमें। ओके, मोशन स्टडी क्या है, द स्टडी ऑफ द रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज द मशीन। एम्प्लॉय की कितनी मूवमेंट लग रही है और कौन से बॉडी पार्ट की उसकी ज्यादा मूवमेंट लगती है, और मशीन कितना मूवमेंट कर रही है, मशीन का ज्यादा यूज कर रही है या फिर एम्प्लॉय का। विल कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा काम पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगा, ये दोनों की स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी मोशंस एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड्स ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर जॉब। इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी मोशंस हम करें, अगर हाथों का यूज हो रहा है तो हम जो लेग्स का अननेसेसरी मूवमेंट करेंगे तो वो हम अवॉइड करेंगे, राइट, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही है। और अगर मशीन का ज्यादा यूसेज है तो उस टाइम पे हमारी मूवमेंट क्या रहेगी, स्टॉप रहेगी, ह्यूमन बींग्स की मूवमेंट क्या रहेगी, स्टॉप रहेगी, राइट। It helps in eliminating the unnecessary motions and finding the best method and of doing the particular job. तो एक बेस्ट मेथड हम फाइंड आउट करेंगे कि भी हमें कौन सा मोशन यूज करना है, मशीन्स का है या फिर ह्यूमन बीइंग का, दोनों भी टाइम पे अप्लाई होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। इससे क्या होता है,
इम्प्लॉय उसका कौन सा बॉडी पार्ट कौन सा ज्यादा अच्छे से करता है। कोई किसी की हैंडराइटिंग राइट हैंड से ज्यादा अच्छा आती है, किसी की लेफ्ट हैंड से अच्छा आती है, तो वो अपना वो बॉडी मूवमेंट वो वाला यूज करेगा जिससे ज्यादा काम अच्छे से हो रहा है। तो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन फॉर्म में जो जिस भी बॉडी मूवमेंट से उसका काम ज्यादा अच्छे से हो रहा है मोशन स्टडी में, हम जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है वो हम अवॉइड करेंगे और जो जरूरी है वो अप्लाई करेंगे। ओके, देन द लास्ट टेक्निक टू डू द वर्क स्टडी इज द फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी बहुत जरूरी है। मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप काम दे दो, 24 घंटे वो काम करेगा तो वो ज्यादा थक जाएगा, अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। तो हर एक पर्सन की कैपेसिटी होती है, उसको ब्रेक तो भी देना चाहिए ताकि वो अपना एनर्जी वापस से रीगेन कर सके, राइट। तो मीन्स क्या है, मीन्स एकदम लंबे टाइम तक एक बंदे से काम करवा रहे हो, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, दोबारा तो काम पे नहीं आएगा, दूसरे दिन वो बीमार पड़ जाएगा, राइट। तो हर एक बंदे की काम करने की क्या होती है, लिमिट होती है, तो उसको उस लिमिट के अंदर अंदर काम करवाना चाहिए, ठीक है। क्या है, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, लंबे टाइम पे काम करना, वो भी बिना ब्रेक के, कंटिन्यू। टारगेट प्रेशर, और ये टारगेट का प्रेशर, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर अलग है, वो थकावट अलग है, फिजिकल तो वो टायर्ड हो ही चुका है, साथ में वो मेंटली टायर्ड है, क्योंकि उसके ऊपर टारगेट का प्रेशर है कि मुझे फॉर्म का इतना प्रोडक्टिविटी आज करना है। एंड हैवी वर्किंग टूल्स, और जो उसके काम करने का जो वर्किंग टूल्स है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, और जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। रिजल्ट इनटू द फिजिकल एंड द मेंटल स्ट्रेस, जिससे क्या हो जाएगा, अब इतना सा प्रॉब्लम है, लंबे आवर काम कर रहा है, वो बिना ब्रेक ही काम कर रहा है ना, और टारगेट प्रेशर है उसके दिमाग पर, और हैवी वर्किंग टूल्स है, और क्या है, पुअर वर्किंग कंडीशन, इससे क्या हो जाएगा, फिजिकल एंड द मेंटल स्ट्रेस उसके ऊपर आ जाएगा, राइट। उसे बोलते हैं हम फैटिग। जब इंसान के ऊपर मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है ड्यू टू द लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट एनी ब्रेक एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो उसे बोलते हैं फैटिग स्टडी। तो फैटिग स्टडी हमें क्या बताता है, मीन्स जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, बिना ब्रेक के लंबे घंटे काम करना। टारगेट का प्रेशर अलग है, मीन्स एक काम को अचीव कंप्लीट करने का प्रेशर अलग है। हैविंग वर्किंग टूल्स अलग है, एंड द पुअर वर्किंग कंडीशन, और जो कंडीशंस है काम करने की वो क्या पुअर है, जिससे क्या होगा, रिजल्ट इनटू, क्या रिजल्ट में आएगा, फिजिकल एंड द मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा, उसके दिमाग पर फिजिकल और मेंटल दोनों भी तरीका से स्ट्रेस आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैटिग। इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉइज, जिससे किसी भी एम्प्लॉय की अगर वो फिजिकली भी स्ट्रेस में और मेंटली भी स्ट्रेस में, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, राइट। मीन्स उससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव, मीन्स एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उसकी हेल्थ पे भी और उसके काम पे भी, राइट। दोनों भी तरीके से उसका क्या होगा, गलत असर पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय की हेल्थ पे और उसकी एफिशिएंसी पे दोनों पे असर पड़ेगा। द स्टडी ऑफ द फैटिग एंड द स्टेप्स रिड्यूस द लेवल ऑफ द फैटिग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उसका क्या करना है, मीन्स उसको काम देने, लेकिन ब्रेक के बाद बीच में लंच ब्रेक या फिर कुछ रिफ्रेशमेंट उसको मिलते रहना चाहिए, जिससे क्या रहता है, वो फ्रेश रहता है और उसकी वो अपनी एनर्जी रिगेन कर सकता है, ठीक है ना। मतलब हर किसी पर्सन की काम करने की लिमिट होती है, उसको बीच में लंच ब्रेक या फिर एक शिफ्ट वाइज काम करना चाहिए, 8 घंटे या 6 घंटे तक पर्टिकुलर टाइम पे काम लेना चाहिए, और उसके बीच में भी ब्रेक देना चाहिए, है ना। क्या है, द स्टडी ऑफ द फैटिग एंड द स्टेप्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द फैटिग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर आपको लगता है कि एक एम्प्लॉय ने लंबे टाइम तक काम करना, तो उसको एक दिन में हमें इतना काम लेना चाहिए जितना उसकी कैपेसिटी है, राइट। मीन्स उसको बीच में क्या देना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए। तो ये हमें कौन बताता है, फैटिग स्टडी बताता है। लंबे घंटे काम करना, लेकिन उसको बीच में ब्रेक दो, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा रखो, रिफ्रेशमेंट मिलना चाहिए टाइम टू टाइम उसको, और स्ट्रेस उसके दिमाग पे, टारगेट प्रेशर रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो पर्सन क्या हो जाए, उसके ऑपरेशनल इफिशियंसी खराब हो जाए या फिर वो उसकी हेल्थ पे असर पड़े। सो दीज आर द 4 टेक्निक्स ऑफ द वर्क स्टडी। मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है, टाइम की स्टडी करनी है, एक पर्टिकुलर का काम करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है या फिर कितना टाइम लगना चाहिए, ओके। तो मेथड स्टडी, किसी भी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए, तो हमें वो मेथड अडॉप्ट करना है, जिससे काम एक तो जल्दी से हो जाएगा, ज्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, टाइम बचेगा, हाँ। और क्या, मोशन स्टडी, हमें अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो क्या करना है, अवॉइड करना है। और फैटिग स्टडी मीन्स उसको एक किसी भी एम्प्लॉय को काम करते टाइम उसको ब्रेक देना चाहिए टाइम टू टाइम। ये सारी जो टेक्निक्स है वो बहुत काम आती है किसी भी पर्सन से काम करवाने के लिए। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि वर्क स्टडी कैसे होनी चाहिए, तो ये सारी टेक्निक्स उसमें क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ओके। नाउ देयर आर सो मेनी टेक्निक्स स्टिल रिमेनिंग,
Okay, we will learn one by one. Okay. Now the second technique of the scientific management is the standardization of the tools and the equipment. Standardization of the tools and the equipment means हमें जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स, जो भी मशीन्स वगैरह हम यूज करें वो कैसे होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, मीन्स एकदम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ताकि हम मॉडर्नाइज टेक्निक्स होनी चाहिए, ताकि हम हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके, नए तरीके से कर सके. ओके, वही हम इस टेक्निक में पढ़ने वाले हैं. क्या है, विद द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट द वर्क प्लेस. हमने जब वर्क प्लेस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उसके रिजल्ट में क्या आया, टेलर ये मतलब बता रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. उन्होंने जब वो बहुत सारा वर्क प्लेस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद उन्होंने रिजल्ट में क्या फाइंड आउट किया, देयर मस्ट बी द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल्स एंड द इक्विपमेंट. स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में. After the experiment conducted at the workplace, Taylor has advocated the standardization of the tools and the equipments. Okay. Then standardized working environment and the methods of the production helps to reduce the spoilage and the wastage of the materials. क्या होगा अगर हमारा स्टैंडर्डाइज्ड कोई भी चीज अगर स्टैंडर्ड अप टू द स्टैंडर्ड होगी, मीन्स एकदम हाई लेवल का होगा, तो क्या होगा, स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग एनवायरमेंट, अगर हमारा वर्किंग एनवायरमेंट स्टैंडर्ड को मीट करता है, एंड मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन, जो हम मेथड्स करते हैं प्रोडक्शन के लिए, जो भी हम मेथड्स अडॉप्टेड किए हैं, हेल्प्स टू रिड्यूस द स्पॉइलेज, जिससे हमारा वेस्टेज कम होगा. स्पॉइलेज मीन्स वेस्टेज कम होगा, खराबी कम होगी, एंड वेस्टेज ऑफ द मटेरियल्स, और मटेरियल का भी वेस्टेज और स्पॉइलेज क्या होगा, खत्म होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, कि वेस्टेज जब नहीं हो रहा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. फैटिग अमंग द वर्कर्स क्या कर पाएंगे, एनर्जेटिकली आफ्टर टेकिंग द ब्रेक्स फ्रॉम द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वो क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिगेन हो जाएगी, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्क, और उनकी वर्क की क्वालिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी. सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स बाय अडॉप्टिंग द स्टैंडर्डाइजिंग द टूल्स एंड द टेक्निक्स, राइट. इक्विपमेंट्स क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग एनवायरमेंट एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो इससे क्या हेल्प होती है, हेल्प्स टू रिड्यूस द स्पॉइलेज एंड द वेस्टेज ऑफ द मटेरियल. सबसे पहले तो हमारा मटेरियल का स्पॉइलेज और वेस्टेज नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फैटिग अमंग द वर्कर्स, वर्कर के बीच में फैक्ट्री स्टडी हो जाएगी, मीन्स उनकी वो अपनी एनर्जी रिगेन कर पाएंगे, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्क, और उनकी जो वर्क की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी. सो ये है हमारा सेकेंड टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो टेलर ने एडवोकेट किया है, कि टेलर ने बताया कि ये होना चाहिए ताकि कोई भी बिजनेस अपना ग्रोथ कर सके और अपना इम्प्रूव कर सके. ओके, देन आफ्टर साइंटिफिक टास्क सेटिंग, तो यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने एक टेक्निक है जहाँ पर टास्क को सेट किया जाता है. क्या है ये, टेलर एम्फेसाइज्ड मीन्स फोकस किया, एम्फेसाइज किया मीन्स क्या, फोकस किया द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क. एक दिन का काम किसी भी एम्प्लॉय का फिक्स करना, तो मीन्स उसको एक स्टैंडर्ड फिक्स टाइम फिक्स वर्क प्रोवाइड करना पर डे. मीन्स क्या है, टेलर एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क. एक दिन का काम किसी भी एम्प्लॉय का, हर एक एम्प्लॉय का एक दिन का काम क्या करना, फिक्स करना. साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इम्पोर्टेंट. उनका क्या कहना है कि साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इम्पोर्टेंट. हर एक दिन का काम एक फिक्स करो. कोई एम्प्लॉय अगर आता है तो उसको आज का दिन का काम बता देना कि तेरा आज का काम इतना टारगेट है, इतना करना है, ठीक है. तो उससे क्या होगा, इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज फ्रॉम द डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, एक दिन का काम फिक्स करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि टेलर ने एडवोकेट की है. उनका ऐसा कहना है कि किसी भी एम्प्लॉय का अगर एक दिन का टारगेट फिक्स किया जाता है तो वो उसकी अपनी कैपेसिटी के कम काम नहीं करेगा. अदरवाइज क्या होगा, उसने एक दिन में जितना काम किया, अदरवाइज वो टाइम वेस्टेज भी करता है. तो वो अगर उसे एक दिन का टाइम फिक्स दिया जाता है तो वो उससे कम अगर काम करता है तो मीन्स वो वेस्टेज कर रहा है टाइम का. तो हम बोल देंगे कि अगर उसको टाइम फिक्स किया जाता है, मतलब वर्क फिक्स किया जाता है एक दिन के लिए, तो क्या होगा, मीन्स उसकी कैपेसिटी कम काम नहीं करेगा. और दूसरा, वर्क की कैपेसिटी के बाहर भी काम नहीं करना चाहिए, तो दोनों भी काम बच जाएंगे उसके. तो मीन्स उसका एक दिन का टारगेट, रीजनेबल टारगेट क्या करना है, फिक्स करना है. ओके, बाय यूजिंग दिस टेक्निक, ये टेक्निक यूज करने से, ये टेक्निक क्या बताती है कि हमें पर डे एम्प्लॉय का एक दिन का काम क्या करना है, फिक्स करना है. एम्प्लॉयज विल कंप्लीट द वर्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन. इससे क्या होगा, अगर हम ये टेक्निक अडॉप्ट करेंगे तो एम्प्लॉयज क्या कर पाएंगे, एम्प्लॉयज विल
कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन। जो भी स्टैंडर्ड हमने जो दिया है उसको एक दिन का जो स्टैंडर्ड टाइम काम दिया था वो उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कंप्लीट करेगा। एंड मैनेजमेंट कैन कीप द प्रॉपर कंट्रोल ऑन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। और मैनेजमेंट भी ध्यान दे पाएगा कि आज इस बंदे का इतना काम था तो उसने इतना किया कि नहीं किया। अगर उसने किया है तो मीन्स हमने उस वर्कफोर्स का क्या लिया है, यूटिलाइजेशन लिया है। और अगर उन्होंने उससे कम काम लिया है तो मीन्स उसने प्रॉपरली काम नहीं किया, दैट एम्प्लॉय इज नॉट एफिशिएंट और ही इज वर्किंग बिलो हिज कैपेसिटी लेवल। ओके, तो एक तो मतलब एक लिमिट में काम देना है। एक दिन का टारगेट फिक्स करते टाइम ये बात ध्यान में रखनी है कि एक लिमिट में काम देना है, रीजनेबल काम देना है, राइट। मतलब आप एक अनलिमिटेड काम दे रहे हो सामने वाले एम्प्लॉय को तो वो एक उतना भी काम नहीं कर पाएगा। तो एक लिमिट में रीजनेबल टाइम में काम देना ताकि वो अपने टाइम पीरियड के अंदर अंदर उतना काम कंप्लीट कर पाए और वो भी उसकी कैपेसिटी के अंदर। ओके, देन आफ्टर द फोर्थ टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द साइंटिफिक सिलेक्शन इन द ट्रेनिंग। क्या है साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग? जब भी किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन किया जाता है तो उसको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स, राइट। तो वही हम पढ़ने वाले, उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए टाइम टू टाइम। क्या बताया? अकॉर्डिंग टू द टेलर के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इज एन इम्पोर्टेंट टास्क बिफोर द मैनेजर। जब भी किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन किया जाता है किसी भी मैनेजर के सामने वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, राइट। एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना मीन्स हमें फॉर्म में जो चाहिए हम उस पर्सन को लेंगे। तो मैनेजर के सामने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना। अकॉर्डिंग टू द टेलर सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इज एन इम्पोर्टेंट टास्क बिफोर द मैनेजर। किसी भी मैनेजर के सामने किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट टास्क एंड डिफिकल्ट टास्क, चैलेंजिंग टास्क है। तो जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, द प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन शुड बी साइंटिफिक। फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है, एक टेक्निक है जिसमें हम जो पर्सन का सिलेक्शन करेंगे, द प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन शुड बी साइंटिफिक। जब भी पर्सन का सिलेक्शन होगा, जब भी किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन होगा तो वो कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। इट मीन्स दैट सिलेक्शन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द सिंगल पर्सन। अगर हम किसी पर्सन का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसका इंटरव्यूज ले रहे हैं, मीन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो किसी एक पर्सनल बंदे के बेसिस पर वो जज है, भले आपका मैनेजर है, लेकिन उसकी सिंगल पर्सन की जजमेंट के बेसिस पर उसको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है उससे रिश्तेदार हो लेकिन उसके अंदर इतनी एबिलिटी ना हो। तो एक सिंगल पर्सन के जजमेंट के बेसिस पर किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, उसका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, साइंटिफिक सिस्टम से होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए। द फिजिकल, मेंटल, टेक्निकल और द अदर क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब शुड बी क्लियरली डिफाइंड। तो हम जब किसी पर्सन का सिलेक्शन करते हैं, जब कैंपस रिक्रूटमेंट होता है या फिर कैसा भी, तो हम क्या करते हैं, एक लंबा लिस्ट लगा लेते हैं जिसके अंदर सारी क्वालिटीज मेंशन की जाती है, फिजिकल, मेंटल, टेक्निकल एंड अदर क्वालिटीज एंड एकेडमिक क्वालिटीज। वो सारी हम पहले से ही लिस्ट कर देते हैं ताकि ये क्वालिटीज देख के ही कोई पर्सन देखता है कि मुझ में अगर वो क्वालिटी है तभी वो सामने आता है, ठीक है ना। तो दिस मेक्स द सिलेक्शन इजियर। जिससे क्या होता है, सिलेक्शन क्या हो जाता है, इजियर हो जाता है। पहले ये लिस्ट लगा देना तो सामने वाला वही पर्सन आएगा जिसके अंदर ऑटोमेटिकली क्वालिटीज होगी और उसमें से भी बेस्ट पर्सन हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। एंड देन थर्ड पॉइंट टेल्स अस दैट द एम्प्लॉयज शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट एंड द इंटरव्यूज। कभी भी किसी भी एम्प्लॉय का किधर भी सिलेक्शन हो, बैंक में हो या किसी कंपनी में हो या किधर भी हो, तो क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के बाद उसका ग्रुप डिस्कशन होता है एंड सो मेनी इंटरव्यूज आर देयर, टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड देन आफ्टर फाइनल इंटरव्यू के लिए वो जाता है। जब वो सारे पास आउट हो चुका है तो ये एक साइंटिफिक सिलेक्शन में आता है ये मेथड्स कि उनका टेस्ट लेना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। द एम्प्लॉयज शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट एंड द इंटरव्यू। वो पर्सन टेस्ट और इंटरव्यू पास करने के बाद ही सिलेक्ट हो पाएगा। तो एक साइंटिफिक मेथड है, किसी एक पर्सनल जजमेंट की बेसिस पर किसी को सिलेक्ट नहीं करना। द एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जिस पर्सन को आपने सिलेक्ट कर लिया, फाइनली समझ लो वो आ गया हमारी कंपनी में, तो उसको क्या करना, अगर वो फ्रेशर है तो उसको ट्रेनिंग देना ही है, और अगर आप उसको किसी लेवल हाई लेवल पे लेने वाले तो तभी भी उसको अपनी कंपनी की नॉलेज के लिए उसको क्या देना है, ट्रेनिंग देना है। द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रेन्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉयज कैपेबल टू सर्वाइव इन द जॉब।
अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी नॉलेज क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है, वो कंपनी के अकॉर्डिंगली हो जाती है और वो कंपनी में एक लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकता है और परहैप्स ही मे प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज द असेट ऑफ द फर्म। सो हर एक को एक मौका देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, एक साइंटिफिक सिस्टम से होना चाहिए, किसी एक पर्सनल जजमेंट की बेसिस पर नहीं होना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं तो उसको एक क्वालिटी बता दो, फिजिकल, मेंटल, टेक्निकल एंड मेनी मोर क्वालिटीज यू वांट, आप लोगों को क्या करनी है उसको लिस्ट कर देना। ठीक है, तो ये हमने और पढ़ी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये क्या है, टेक्निक्स है जो किसी भी बिजनेस में अपॉइंट मतलब यूज करनी चाहिए ताकि उसका बिजनेस एक सिस्टमेटिक तरीके से चल सके। ये साइंटिफिक सिस्टम है जो कि किसने एडवोकेट किया है, ये FW टेलर मीन्स फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने एडवोकेट किया है। नाउ स्टिल देयर आर टू टेक्निक्स आर रिमेनिंग, वी विल लर्न दैट। ओके, so this is the fifth technique of the scientific management. It tells us look at this functional organization. This is the fifth technique of the scientific management. What it tells, let's read. In this concept of the Taylor की इस concept में planning is separated from the implementation, right? Planning कौन करता है, top level and middle level, और execute कौन करता है इसे, execute करता है इसे lower level, means the workers execute it, implement it, right? Means in this concept of the Taylor की इस concept में planning is separated from its implementation. Planning और implementation एक दूसरे से अलग है। कैसे? That means planning is done by the different people and actual work is supervised by the different people. Planning कोई और करता है और उसको supervise कोई और करता है, right? Means planning कौन करता है, top level and middle level करता है, और उसको actual work कौन करता है, उसको supervise कौन करता है, lower level, right? Planning is done by the different people and actual work is supervised by the different people. Thus, every worker will be supervised by the two different set of the supervision. तो हर एक वर्कर सुपरवाइज किया जाएगा दो डिफरेंट लेवल के सुपरविजन के अंडर। हर एक वर्कर का सुपरविजन दो डिफरेंट लेवल के सुपरविजन के अंडर होता है। ओके, सच एवरी वर्कर विल बी सुपरवाइज्ड बाय द टू डिफरेंट सेट ऑफ द सुपरविजन। ही रिकमेंडेड टोटल 8 फॉरमैन। फॉरमैन किसे बोलते हैं, फॉरमैन कौन है, फॉरमैन होता है वर्कर्स का मैनेजर जो सुपरवाइजर के नीचे और वर्कर के ऊपर काम करता है। ठीक है, ही रिकमेंडेड द टोटल 8 फॉरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन। जो वर्कर्स को, लेबर को जो मेन हेड रहता है जिनका, वो होता है फॉरमैन। फॉरमैन सुपरवाइजर के अंडर काम करता है और वर्कर के ऊपर। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान में रखनी है। तो फॉरमैन, ये टेलर ने 8 ऐसे 8 फॉरमैन क्या किए, रिकमेंड किए हैं। टोटल 8 हैज रिकमेंडेड बाय द टेलर टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन के वेरियस एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए 8 क्या किए, फॉरमैन अपॉइंट किए हैं। दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज गिवन। उनको हम नीचे दिए कि जैसे हम इधर लिखा है हम वैसे कैटेगराइज करेंगे, उनकी कैटेगरी बताएंगे प्लानिंग लेवल पर एंड देन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ओके, तो 2 लेवल्स है जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक वर्कर विल बी सुपरवाइज्ड बाय द 2 डिफरेंट लेवल ऑफ द सुपरविजन। मतलब हर एक वर्कर को 2 डिफरेंट लेवल के सुपरविजन के अंदर सुपरवाइज किया जाएगा। तो एक तो है प्रोडक्शन लेवल और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ओके, तो उन्होंने 8 टोटल फॉरमैन बताए हैं जो कि हर एक वर्कर को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे और कंट्रोल करेंगे। तो प्लानिंग लेवल पे कौन कौन है, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है, रूट क्लर्क टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम द वन मशीन टू अनदर। मीन्स रूट क्लर्क का काम क्या है, वो बताता है कि एक काम एक मशीन से दूसरी मशीन तक कैसे हम करेंगे। ओके, रूट क्लर्क टेल्स हाउ द वर्क मूव्स फ्रॉम द वन मशीन टू द अनदर। दिस इज द वर्क ऑफ द रूट क्लर्क। ओके, तो जिससे क्या होगा, अगर हर एक लेबर को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे तो उसका काम कैसे हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्लर्क जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, क्या बताता है, रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क। वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड करता रहता है ताकि काम को सही टाइम पे कंप्लीट कर सके। इसके लिए वो इंस्ट्रक्शन क्या करता रहता है, बताता रहता है, लोगों को रिकॉर्ड करता रहता है। ओके, एंड देन टाइम एंड द कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या है, डिटरमाइंस द टाइम इन विच द वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट। वो ये रिकॉर्ड करता है कि एक एम्प्लॉय ने कितने टाइम के अंदर काम कंप्लीट किया, हाँ, मीन्स अगेंस्ट द स्टैंडर्ड टाइम, एंड उसने कितने कॉस्ट में काम खत्म किया, है ना। मतलब दोनों चीजें वो रिकॉर्ड करता है, जिससे उसका नाम बताता है टाइम एंड द कॉस्ट क्लर्क। वो टाइम भी रिकॉर्ड करता है और साथ में कॉस्ट भी रिकॉर्ड करता है कि एक एम्प्लॉय ने कितने टाइम के अंदर, कितने कॉस्ट के अंदर वो काम खत्म किया।
ओके, डिटरमाइंस टाइम इन विच द वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड द वर्क आउट द कॉस्ट, और साथ में कॉस्ट भी देखता है कि उस पर्सन ने कितना खर्चा किया। उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन क्लर्क। डिसिप्लिन क्लर्क मीन्स एज इट्स नेम सजेस्ट, ये थोड़ा डिसिप्लिन से रिलेटेड है। एंश्योर्स दैट वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल्स। यहाँ पर ये एंश्योर करता है कि जो जितने भी वर्कर्स है, जितने भी एम्प्लॉइज है, वो सब किसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, एज पर द फैक्ट्री रूल्स, एज पर द कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, तो फैक्ट्री रूल्स के बोले क्योंकि हम प्रोडक्शन लेवल पे देख रहे हैं, तो इन सबका काम ये जो जितने भी क्लर्क्स है वो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहते हैं, और ये इसके अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है दैट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर क्या होता है, फिर वापिस से 4 सुपरविजन होंगे। तो पहला है गैंग बॉस। व्हाट इट मीन, एक्चुअली गेट्स द वर्क डन। ये क्या करवाता है, काम करवा के लेता है। तो इनका क्या काम है, ये काम करवा के लेता है। एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, ये एक्चुअली में काम करवा के लेता है। स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या है, एंश्योर दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन द स्पेसिफाइड टाइम। स्पीड बॉस एज इट्स नेम सजेस्ट, ये देखता है कि स्पीड कितनी है बंदे की, और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर काम करवा के लेते हैं। एंश्योर दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन द स्पेसिफाइड टाइम। जितना भी एक पर्टिकुलर टाइम उस पर्सन को दिया गया है, तो उस पर्सन अपने से उससे कम टाइम में कंप्लीट करे या फिर उतने टाइम में कंप्लीट करे। ओके, मीन्स टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए। रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करता है, हैंडल्स द सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द मैकेनिज्म। जितना भी रिपेयर्स है मशीन्स का, किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए, किसी तरह का हार्म मशीन्स के थ्रू किसी एम्प्लॉय को नहीं होना चाहिए, तो ये सब उसका ध्यान रखता है। ओके, हैंडल्स द सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द मैकेनिज्म। एंड देन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, इंश्योर दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। इंस्पेक्टर मीन्स यहाँ पर ये देखता है कि इंस्पेक्टर इज नॉट पुलिस हियर। इंस्पेक्टर मीन्स इंस्पेक्ट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है कि सारी की सारी चीजें स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के अंदर अंदर हो रही है कि नहीं हो रही। मीन्स कोई मीन्स हम कम क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं और जिससे एम्प्लॉय को हार्म हो रहा है, इस तरीके से तो कुछ काम नहीं हो रहा, तो वो कौन देखता है, इंस्पेक्टर देखता है। ओके, सो दीज आर द 8 फॉर्मेट सजेस्टेड बाय द टेलर। ओके, मीन्स एवरी वर्कर विल बी सुपरवाइज्ड। 2 डिफरेंट लेवल ऑफ द सुपरविजन, 2 लेवल है, एक तो प्लानिंग लेवल और एक है इम्प्लीमेंटेशन लेवल, और टोटल 8 कौन है, फॉरमैन है जो कि सुपरवाइज करते हैं। ओके, सो एज पर देयर फंक्शंस, इन सबसे क्या हो जाती है, किसी भी एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से हेल्प हो जाती है। एंड देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू द टेलर, टेलर के अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डिविजन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इनटू द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमने टेलर ने क्या किया, एक्टिविटीज में बांट दिया। जो 8 फॉर्मेट सजेस्ट किए थे टेलर ने, उन्होंने उसने 4 लोगों को मतलब 2 में बांट दिया है ना, दिख रहा है ना आप लोग को। According to the tailor, with the help of the proper division of all the activities into the planning and the implementation, management can definitely achieve the required performance from the employees. इनकी मदद से यहाँ पर जो भी बॉसेस है या फिर इंस्पेक्टर है, यहाँ पर जो भी क्लर्क है, वो हर एक टाइम हर एक चीज के बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे कोई भी एम्प्लॉय एकदम जल्दी से और अपना एकदम एफिशिएंटली काम खत्म कर सकते हैं। ओके, वन मोर टेक्निक इज रिमेनिंग, लेट्स रीड दैट। So here you can see the last technique of the scientific management. Okay, the last it says that the differential piece rate wage plan. Differential piece rate wage plan means according to the tailor, the piece rate wage plan means the wages system जो है, जो payment system है, वो अलग अलग होना चाहिए। उनका ऐसा कहना डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो कैसे डिफरेंट होना चाहिए हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेलर, टेलर का कहना है देयर शुड बी द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एफिशिएंट एंड द इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एफिशिएंट किसे बोलते हैं और इनएफिशिएंट किसे बोलते हैं। एफिशिएंट मींस जो विद इन टारगेट से ज्यादा या टारगेट के बराबर काम कर लेता है तो उसे बोलते हैं हम एफिशिएंट वर्कर, और टारगेट से जो कम काम करता है तो उसे हम बोलेंगे इनएफिशिएंट वर्कर। ओके, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, फर्क होना चाहिए, टेलर का ऐसा कहना है। The payment should be made according to the performance of the worker means उनका कहना पहले तो कहते हैं according to the tailor का कहना है there should be discrimination रहना चाहिए, means फर्क रहना चाहिए, डिफरेंस रहना चाहिए between the efficient and inefficient workers। efficient और inefficient worker के बीच में डिफरेंस रहना चाहिए। The payment should be made according to the performance of the worker। जो वर्कर है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, पेमेंट सिस्टम रहना चाहिए। किसी लेवल ऑफ द बोलते ना, लेवल के बेसिस पर हैंडी फ्लोर ने बोला था, और डिपार्टमेंट के बेसिस पर नहीं, बल्कि किसकी बेसिस पर होना चाहिए, परफॉर्मेंस के बेसिस पर पेमेंट सिस्टम डिपेंड करना चाहिए। पेमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर।
The efficient worker should be paid more, whereas the inefficient workers should be paid less remuneration. Efficient worker को ज्यादा wages पे करने चाहिए और inefficient को कम. ठीक है. The efficient worker should be paid more, whereas inefficient worker should be paid less remuneration. क्योंकि एफिशिएंट क्या है, टारगेट के बराबर या टारगेट से ज्यादा काम कर रहा है, इस वजह से उसको तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए. और जो इनएफिशिएंट है वो कम काम कर रहे हैं, तो मतलब उनको एक पेनल्टी लगनी चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि हमें भी ज्यादा काम करना चाहिए. राइट. तो इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या देखते हैं, इन दिस मेथड अ स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड फॉर द प्रोडक्शन. मान लो कि किसी दो एम्प्लॉय, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखती हूँ कि दो एम्प्लॉय है ए एंड बी, मतलब दोनों का भी टारगेट है, पर डे टारगेट है कि उनको 10 kg प्रोडक्शन करना है. ओके, 10 kg, जस्ट 10 kg, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. तो एक ने तो किया 12 kg और एक ने किया 8 kg. तो जिसने 12 kg किया वो क्या हुआ, एफिशिएंट हुआ. जिसने 8 kg किया वो क्या हुआ, इनएफिशिएंट हुआ. तो टारगेट क्या था, 10 kg था. मतलब हर एक पहले तो सबसे पहले तो टारगेट फिक्स करना प्रोडक्शन का. ठीक है. देन आफ्टर दोज हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड, जो लोग भी स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, should be paid more in the form of the incentive. तो उनको ज्यादा wages पे करने चाहिए, राइट, इंसेंटिव्स के फॉर्म में. Those who produce more than the standard, जो भी स्टैंडर्ड से ज्यादा परफॉर्म करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 10 kg प्रोडक्शन में उसका टारगेट था लेकिन उसने 12 kg प्रोडक्शन किया, तो वो कौन है, एफिशिएंट वर्कर है. इस वजह से उसको क्या किया जाएगा, शुड बी पेड मोर इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव. इंसेंटिव मतलब और बोनस वगैरह एक्स्ट्रा फॉर्म में उसको ज्यादा पे करना चाहिए. एंड दोज हु परफॉर्म लेस देन द स्टैंडर्ड शुड बी पेड लेस. और जो लोग कम परफॉर्म कर रहे हैं, टारगेट से भी कम परफॉर्म प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको लेस पे करना चाहिए, उनको पेनल्टी लगनी चाहिए. राइट. दिस सिस्टम गिव्स द एनकरेजमेंट टू दोज. ये सिस्टम क्या करता है, एनकरेज करता है उन लोगों को जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो और अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको लगता है हाँ मुझे और इंसेंटिव मिले. लेकिन जिसने कम परफॉर्म किया तो समझ में आएगा उसको कि मुझे और दोबारा पेनल्टी लगेगी, इसके लिए मुझे एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा, है ना. This system gives encouragement to those who perform well and motivates those who have underperformed to improve their performance. तो उन लोग, वो लोग भी मोटिवेट होंगे, दोनों भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोटिवेट होंगे. एक तो इस तरीके से मोटिवेट होगा कि वो ज्यादा परफॉर्म करेगा क्योंकि उसको दोबारा इंसेंटिव्स मिलेगा, और एक इस वजह से मोटिवेट होगा क्योंकि उसकी इस बार पेनल्टी लगी, इस बार सैलरी कम मिली, तो अगली बार अच्छी मिलेगी, एफिशिएंट की बराबर मिलेगी अगर वो भी एफिशिएंटली काम करेगा तो. ठीक है. तो ये थी 6 टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. हियर दिस चैप्टर गेट्स ओवर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे लेक्चर्स समझ में आते रहे. मैं सारे लेक्चर सिखाऊंगी तो आपको सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आता रहेगा. और चैनल और शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड. इस टाइम पर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है स्टडीज में, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेजेस नहीं जा सकते, तो उन लोगों को घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी हो पाएगी आपकी बुक से, आपके सिलेबस से. ओके. सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. ओके. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वी विल लर्न इन द डिटेल. ओके. ईच एंड एवरी पॉइंट आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय.